अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान उल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। प्रोग्राम है जड़ावाला की आवाज़। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहचान जड़ावाला है, तो पहचान जड़ावाला में मेरी कोशिश होती है कि जड़ावाला की कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी मोहतरम जो शख्सियात हैं उनको आपके सामने पेश करता रहूँ जिन्होंने कोई किसी ज़िंदगी के किसी भी मामले में कोई कारनामा अंजाम दिया हो। इस हवाले से सियासी, समाजी और हर तरह की सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इस वक्त जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे ही मोहल्ले से ताल्लुक़ मलिक मोहम्मद बिलाल साहब। कल की बात है, लग रही है कि जैसे कल ही की बात है कि छोटे छोटे होते थे हमारे पास मस्जिद में ये पढ़ा करते थे। माशाल्लाह आजकल ये पढ़ाई के मैदान में भी आगे नज़र आते हैं, अगर पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें भी आगे नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा ही आम शोबा जो है सहाफ़त में भी मैं इनको देखता हूँ कि आजकल बड़े ना ये एक्टिव नज़र आते हैं। और सबसे पहले इन्होंने मेरी तवज्जो उस वक्त हासिल की जब एक कॉलम मेरी नज़र से इनका गुजरा, तो मैंने उसको पढ़ा। तो जब नाम देखा मलिक बिलाल का तो मुझे तजस्सुस हुआ कि यार वाकई ये इसी ने लिखा है, क्या ये वाकई इतना अच्छा लिखने लग गया है। तो फिर मैंने इनसे मुलाकात की और फिर जब मुलाकातें मज़ीद बढ़ी तो पता चला कि माशाल्लाह ये सहाफ़त के मैदान के भी शाहसवार बनते जा रहे हैं। बिलाल भाई माशाल्लाह आपको इस मैदान में पहले तो मैं सीनियर होने के नाते आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और एज ए उस्ताद, मस्जिद का उस्ताद कह लें या जिस मामले में भी समझ लें, आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शाबाश भी पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, आप परवाज़ जो है आपकी बहुत अच्छी जा रही है। तो सियासत पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन ज़िम्नन हो जाए तो हो भी जाए। लेकिन अभी सहाफ़त का मैं जानना चाहूँगा। पढ़ाई आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही, ज़ाहिर है कि पढ़ाई आपका मेन मकसद है, एक विज़न जो है वो आपका पढ़ाई है, उसको आगे लेके चलना है। लेकिन पार्ट जो है सेकंड जो है वो आप सहाफ़त को लेके चलें। पहले तो पढ़ाई में आपने माशाल्लाह पिछले दिनों जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मेडल हासिल किया, इस पर भी आपको मुबारकबाद। इस पर आप कैसा फील कर रहे हैं कि आप मेडल लेके आए हैं, इस पर आपके क्या तासरात हैं और आपके साथ आपके जो दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के या साथी जो हैं उनके तासरात क्या थे? ठीक है सर, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया और आपने हमेशा मोहब्बत का इजहार किया है और हमेशा करते भी आ रहे हैं और उम्मीद है ये मोहब्बत का सफ़र जारी भी रहेगा और माशाल्लाह आपके काम को जिस तरह हम देखते रहे हैं कवरेज करते हुए, आपने मैं कहूँगा कि चंद सहाफ़ी हैं जड़ावाला के जिनमें आप शाना बशाना नज़र आते हैं और बग़ैर किसी कह लें कि किसी डिपेंडेंसी के आपने अपने लोहे आपके बाजू का लोहा मनवाया है। और सबसे पहले और यकीन जाने जब आपको देखता हूँ तो दिल बड़ा हो जाता है कि यार कि ये बंदा इस मैदान में झंडे गाड़ रहा है। तो मुझे भी इस चीज़ में अपने पहले तो उस्ताद हैं उनको फॉलो करना चाहिए दिल और जान से और इस काम पे लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है पढ़ा भी है वालिदैन की दुआओं से। और रिसेंटली जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 11th कन्वोकेशन था, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह ताला ने थर्ड पोजीशन दी इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। और यही होता है कि अगर कोई मुझे देखे तो कम से कम वो फिर एक जो अपनी ओपिनियन है जो बगैर किसी तासुब के है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और नए आइडियाज़ बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जितना आसान हो गया हो ना उतना ही कम्प्लेक्स हो चुका है। आपके लिए किसी आप कह लें कि जो एक फेयर ओपिनियन है, जो एक सही इंफॉर्मेशन है, उसको आपको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ ऐसे व्यूज़ दें जो आपको पता है कि जिस तरह का सिस्टम बन चुका हुआ, किसी को तो वो पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते, लेकिन अपनी यही कोशिश होती है कि यार अपने एक फेयर जो ओपिनियन है वो लोगों के सामने पेश करूँ और जो अपने सीखा है वो लोगों को बताऊँ और लोगों से भी सीखूँ। ये नहीं है कि बाज़ कुछ ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसी काम करें तो लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा करो। आप जैसे सीनियर, आप जैसे बड़े भाई भी हैं जो जिनके साथ नीचे रह के काम करने का शौक़ भी है और आपसे सीखने का भी शौक़ है। यहाँ पर मैं ना आपके लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने आपको तालिब इल्म रखें। जब आप अपने आप को तालिब इल्म रखते हैं ना तो फिर सीखने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप समझ लेते हैं कि आप मुकम्मल हो गए हैं
तो उस दिन से समझ लीजिए कि आपका ज़माना शुरू हो गया है। तो कभी भी अपने आप को कंप्लीट मत समझिए। अच्छा बिलाल भाई, आपने यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट कौन सा रखा? वहाँ भी ये सियासत था या सहाफ़त था या कोई और सब्जेक्ट था आपका? सर दरअसल मेरा था इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट। हम्म। तो यकीन जाने वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और मेरे उसमें बड़े अच्छे ग्रेड्स भी आए, 82 85 नहीं, वो तो आपकी 82%। वो जो कॉलम्स मैंने देखे उससे नज़र आता है ना, तो आपने वो वाकई 82-85% अलहमदिल्ला उसमें मार्क्स भी गेन किए मास्टर्स में। हालांकि मैं बल्कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी अपने जो बच्चों के स्टूडेंट्स के वालिदैन को कहूँगा कि बच्चों को चॉइस करने दें उनके सब्जेक्ट्स पे। यकीन जाने मैं कहूँगा कि मैंने अपना सफ़र एक एवरेज स्टूडेंट से अब पूरी यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन तक किया है कि मुझे अपने जो शौक का सब्जेक्ट वो मिल गया। अच्छा, ये इसमें आपके घर वालों का भी था या आपकी अपनी चूज था अपना किया वो अपनी सर घर selection वाले थी? सर घर वाले तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो मुझे बता पाते कि यार तुम्हें ये करना चाहिए। हाँ, एक मिथ्स बनी हुई है कि जी जो साइंस करेगा, जो वो साइंस डॉक्टर पढ़ेगा, बनेगा। जो डॉक्टर बनेगा वही कामयाब है। यकीन जाने कामयाब वो है कि जो अपने प्रोफेशन को पहचान ले, उसे अडोप्ट कर ले, उसमें माहिर बनता है, फिर है कि वो खुद भी उसको भी मज़ा आए काम करने का और लोगों को भी उसके काम करने का मज़ा आए। तो मैं यही कहूँगा कामयाब वो है जो अपने जिसका उसे शौक़ है उसे वो मिल जाए और फिर उसको ही वो एज अ प्रोफेशन परसू करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल रिलेशन डिग्री की है, उसके बाद वो इंटरनेशनल पे भी उसका फोकस ज़्यादा है। लेकिन आप कह लें कि जो इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स है दोनों का बड़ा आप कह लें कि गहरा आपस में लिंक्ड है, बड़ी कम्प्लेक्स तरीके से लिंक्ड है। को आपको इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझनी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझनी है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इवन के मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैं कहूँगा कि इंटरनल से ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे मुझे ज़्यादा मैं कहता हूँ ग्रिप है। लेकिन जो इंटरनल है उसको भी आपको जैसे बताया कि वो लिंक्ड है आपस में, तो फिर दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते हैं और आइंदा इस पे एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, उसको भी लोगों के सामने लेके आएंगे। अगर पॉलिटिक्स को देखते हैं तो ये तो हालिया इलेक्शन में जनावाला में आपका जो इंटरफेयर था सियासत में, वो बहुत किसी से ढका छुपा नहीं है। तो उसमें मैंने नोट किया है कि आप वाकई जो आप पढ़ के आए हैं उसको आप आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका एक स्टाइल ही अलग है, उसका एक अंदाज ही अलग है। तो इस बार मैं ना वो कर रहा था कि यार ये मलिक सिद्दीक, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जनावाला का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, मेरे मोहल्ले का था, मेरा बहुत क्लोज दोस्त था मलिक मोहम्मद सिद्दीक, फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको रिके रहमत करे। वो मलिक बिलाल के सगे चचा थे। तो मलिक सिद्दीक चूँकि सियासी तौर पर यहाँ पर जनावाला की सियासत में एक अहम नाम रखता था, तो उसके बाद मैंने नोट किया कि यार इस ख़ानदान से अगर कोई आगे चल सकता है तो फिर ये लड़का है। तो क्या आपका कोई माइंड है कि आने वाले वक्त में आप सियासत में भी आएंगे? जिस तरह आपने इस वक्त वो 2023 के इलेक्शन में एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, तो आने वाले वक्त में क्या इस तरफ भी कोई रुझान है? सर एज सच कोई डायरेक्टली आप कह लें कि नहीं है कि मैं कोई एज अ कैंडिडेट कोई पार्टिसिपेट करूं। हाँ, लेकिन फैमिली ने जिसको चूज़ किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिल से, पूरे जैसे मुल्ला सदीक को सपोर्ट किया था, उसे सपोर्ट करेंगे। आपकी फैमिली का एक ये भी तो एजाज़ है ना कि ये जिस एक को कह देते कि इसको करना है, तो फिर वहाँ पर कोई सामने मुखालिफ नजर नहीं आता, कम से कम खानदान में से कि नहीं जी मैं भी इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही होगा और उम्मीद है कि सबका आपस में बड़ा प्यार है और सभी जिसको नॉमिनेट करेंगे मुझे पता है कि हम सब उसको पूरे दिल से सपोर्ट भी करेंगे और अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। हमारे बड़ों की खिदमत है मोहल्ला फरूखपुर और ब्रांचगंज के लिए, अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा। और रही बात, हाँ ये है कि जो लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया, आपको पता है कि मलिक साहब हमारे मलेदार हैं, मलिक साहब से मुराद मलिक नवाब शेर वसीम साहब, वो हमारी गमी में हमारी खुशी में आप कह लें कि वो कल बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और ऊपर से मुझे ये लगता है कि जनावाला में जितनी उनकी खिदमत है ना, उनकी किसी की इतनी खिदमत नहीं आपको नज़र आ सकती। हाँ, आप उनके नज़रिए से इतराज़ कर सकते हैं कि यार ये मुझे ये पार्टी पे नहीं है तो ये इस पार्टी में नहीं, ये तो इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि इस बंदे ने वर्क नहीं किया। बेशक और करता हूँ हाँ, सबसे बड़ी बात मैं तो उससे सही मैंने जो उसको वोट दिया ना, यार इस बंदे ने कहाँ से चला है, कहाँ पे पहुँच गया। बहुत सी उसमें शायद नेगेटिव चीज़ों लोगों को नज़र आती हों, लेकिन मैं उसको देखता हूँ कि यार ये बंदा कहाँ से हमारे में से शुरू हुआ है और कहाँ पे एक नेशनल लेवल पे नाम तो है उस बंदे का,
चाहे वो अच्छे लफ्ज़ों में हो, बुरे लफ्ज़ों में हो, किसी के लिए वो अच्छा हो, किसी के लिए बुरा हो, कि नाम तो ऐसा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उसका बजता है, उसका गिना जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसने इसकी शख्सियत से ये इंस्पायरेशन मिलती है कि यार इस बंदे ने काम किया है और ख़ुद को मनवाया है, और मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे बंदे को मैं आगे देखना चाहता हूँ। ये सिर्फ नवाब शेर नहीं, लेकिन मुझे है कि यार कि बंदा ऐसा होना चाहिए, कोई भी आए ऐसा काम कोई भी करने ऐसा वाला हो, चाहे नवाब शेर मेरे नहीं, शहर के लिए तो सोचे। शहर के लिए भी सोचे और इतना काबल हो, वो बंदा काबल होना चाहिए, जिसमें सारी कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें अवाम के लिए करने का, अवाम की खिदमत करने का शौक़ हो। वो चाहे नवाब शेर की सूरत में हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्ट बंदे की सूरत में हो, हाँ उसके लिए जनावाले के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, अवाम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। सर मैं तो उस बंदे को करूँगा, और जो बंदा आगे बढ़ने की लगन भी रखता हो। अच्छा बिलाल भाई, हमने 2023 के इलेक्शन में हमने देखा कि अवाम ने कहने की एक अपना रद्द अमल था जो 2023 के इलेक्शन में अवाम ने दिखाया है। तो अगर मैं मलिक नवाज शरीफ वसीर की सियासत को देखता हूँ तो इसका ज़ाती वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है, कुछ छोटा इसका वोट बैंक नहीं है। तो क्या समझते हैं आप एज ए सियासी वर्कर की हैसियत से, सियासी तालिब इल्म की हैसियत से, कि आप क्या समझते हैं कि इस बार मलिक नवाज शरीफ वसीर रह गया तो क्यों रह गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर जो मैं सबसे पहली बात करूँगा कि जो पाकिस्तान की एक तरीक चलती आ रही है कि जिस शख्स के साथ दबाया जाता है ना, जिस शख्स के साथ आप उसको सप्रेस करते हैं, वो उतना ज़्यादा पड़ता है। आप 1997 में आप ज़ियाउल का कू देख लें, जब उसने भुट्टो साहब को बरतरफ किया। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो भुट्टो साहब बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करते हैं अवाम के साथ अंदर। शायद वो इतने पॉपुलर ना थे, लेकिन जब उसने ज़िया साहब ने कू किया, जब मार्शल लगाया, उसके बाद अवाम की उसके साथ हमदर्दियाँ बढ़ गई, उन्होंने क्लीन स्वीप किया। उसी डर में ज़ियाउल हक साहब ने सोचा कि यार एक कब्र है, बंदे दो हैं, या मैं हूँ या भुट्टो है। इसी खौफ में आप कह लें उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग कर दिया। तो इसी तरह आप कह लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान को लास्ट वाले दिनों में सप्रेस किया, आप कह लें किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह उनको उनको आप कह लें कैंपेन नहीं चलाने पर पाबंदियाँ थी, वो अपनी फ्लैक्स तक नहीं लगा सकते थे। तो ऊपर से इमरान खान जेल में भी थे, ऊपर से इद्दत केस भी आ गया। सबसे बड़ा फैक्टर मैं वहाँ की हमदर्दी का कहूँगा। और जो इंटरनली अपने हल्के की बात करूँ, उसमें मैं कहूँगा कि जिस तरह पीटीआई का जो एक पैनल था, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में अंडरस्टैंडिंग नज़र आई, एक दूसरे के साथ ग्रुप वर्क नज़र आया, आप कह लें कि एक टीम वर्क नज़र आया। वो पीटीआई वो नून लीग में पूरे पैनल में ये कमी थी। अच्छा ये और इसी कमी ने मैं तो बल्कि कहूँगा ये कमी एक मेजर वजह थी जो इनके डाउनफॉल के बाद। हाँ शायद ये हारते फिर भी, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं हारते जिस तरह उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। थोड़ा मार्जिन होता, मुमकिन है कि वो अच्छा कंपीट कर पाते, अच्छा मुकाबला कर पाते। अच्छा इसमें जो आपने इमरान खान की बात की है और दीगर जो है वो मामला थे उसके, तो ये तो अगर देखा जाए तो जो 9 मई के वाक़यात हैं तो वो इस काबिल तो नहीं थे कि उनसे कोई दरगुजर की जाती या उनसे चश्मपोशी इख्तियार की जाती। देखिए ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर से कुछ लोग आए तो हमारे वो शीशे तोड़ के चले जाएँ तो क्या हम उनको जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। यार क्यों ऐसा हुआ, हम बैठे हुए थे, हमें क्यों छेड़ा गया? बट अब चूँकि सियासत मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। वो इद्दत केस है, वो ज़ाहिर है कि इद्दत में जब निकाह किया गया तो केस तो बनना ही बनना था। फिर जनाब जो दबाने वाली बात है वो ज़ाहिर के जैसी करनी वैसी भरनी। मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने टीएलपी पे क्रैकडाउन किया था, अगर उसका हाफ भी पीटीआई पे हो जाता तो पीटीआई के लोग खुदकुशियाँ कर लेते। क्यों कि टीएलपी का जो था ना क्रैकडाउन, हालांकि मेरा टीएलपी के साथ कोई तल्लुक नहीं, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, किसी भी सियासी पार्टी से। एज ए सहाफ़ी, एज ए मैं एक दावत इस्लामी का जिम्मेदार हूँ, सहाफ़ी होने के नाते से आपसे ये इस पर गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, लेकिन सियासी पार्टी से किसी से मेरा कोई तल्लुक नहीं, किसी किस्म का भी। लेकिन सिर्फ कुछ ज़ाती मुखालफत की वजह से कुछ मुलाजमीन ने मेरा नाम भी टीएलपी में डाल के ओहदेदार बनाकर, बाकायदा ओहदेदार बनाकर जनाब 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया। और वो जेल जो भुगती है ना हमने टीएलपी वालों के साथ, वो आप ख्वाब ही देख लें तो यकीन कीजिए कि आपकी नींदें कई दिन तक के लिए उड़ जाए कि जो वो क्रैकडाउन वो हुआ था। अगर वो क्रैकडाउन पीटीआई वालों पर 50% हो जाता तो ये खुदकुशियाँ कर लेते। लेकिन मैं कहता हूँ वो जैसी करनी थी वैसी इन्होंने भर ली। लेकिन जनावाला की बात जो है वो आपकी बात कि जो ये पीटीआई के लोग थे, मैंने ये देखा
कि हैदर जलसा कर रहा है तो वो कह रहा कि भाई जिन्हें वोट सानू देने तिन्ने दिया जे, सानू एक वोट नहीं चाहिए, तिन्ने वोट दियो। कोऑर्डिनेशन अच्छा था, टीम वर्क था उनका, चौधरी एक दूसरे को कबूल किया, सबसे बड़ी बात एक दूसरे को कबूल किया, एक दूसरे को खतरा नहीं समझा। और ये खतरा समझते हैं कि ये कामयाब हो गया तो मेरी सियासत फारिग हो जाएगी, मेरा मुस्तकबिल ऐसा डार्क पे चला जाएगा, पीछे बैक बर्नर पे चला जाएगा। इसलिए नवाब शरीफ सोच रहे थे कि यार मैं ज़्यादा स्पेस बना लूँ नून लीग में, और नून लीग का वर्कर भी बड़ा डिवाइड नजर आया है आपको। मैं तो बिल्कुल नवाज शरीफ के पीछे कम नजर आया है, वो तलाल के पीछे ज्यादा नजर आया, वो नवाज शरीफ के पीछे ज्यादा नजर आया, और इसी डिवीजन का फायदा उठाया है उसने पीटीआई वालों ने। अब वो 5 साल मजे करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मलिक नवाज शरीफ वसीर ने अब तक सियासत की है? मैं कहा करता हूँ कि ये मलिक नवाज शरीफ वसीर ने नौकरी इस तरह मानी है कि जिस तरह जनाब गली में वो खड़ा होकर ना बच्चा आवाज़ लगाता है, कुड़ियों बालो चीज़ ले जाओ, नवाज शरीफ इस तरह लोगों को नौकरियाँ बांटता है। अलग बात है कि मुझे मजदूर कोटे में भी नौकरी नहीं मिल सकी, उसका बिल्कुल हमसाया होने के बावजूद भी, ये अलग टॉपिक है, ये उसी के साथ ही डिस्कस होगा जब कभी मौका आएगा। तो लेकिन ये है कि इसके कामों से डिनाई नहीं किया जा सकता, काम उसने जो किए हैं, नौकरियाँ बांटी हैं, बहुत बांटी हैं, लेकिन जिस तरह नवाब शरीफ ने पॉलिटिक्स की है, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में उसका बेटा इस तरह कर पाएगा जो आने वाले वक्त में वही फ्रंट पे नजर आ रहा है? अच्छा, एक तो आपने जॉब की बात की और दूसरे इमरान खान इसके नवाब शरीफ के बेटे की बात की। अगर जॉब की बात है तो मैं कहूँगा पाकिस्तान का मसला ही सबसे बड़ा ये है कि सही बंदा सही जॉब पे नहीं खड़ा, सही बंदा सही जॉब पे नहीं खड़ा, चाहे वो मुल्की लेवल पे हो, चाहे वो कोई छोटा इदारा हो, जिसकी वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। और उसकी पीछे वजह यही है कि मलिक साहब ने जॉब बहुत बांटी हुई है। बिल्कुल बांटी हुई, मेरे अलावा और जब आपके अलावा बांटी है, और जिनको बांटी है पता नहीं वो डिजर्व करते थे कि नहीं करते सही मायनों में। और ऊपर से जितने आप कह लो कि हमारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे मेरे जैसे देख लें, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं कहूँगा जॉब ही है। जितना स्ट्रेसफुल हमारी यूथ है ना, जितने डिप्रेशन में हमारी यूथ इस वक्त है, मैं बता नहीं सकता। इवन कि मैं खुद को आगे लेके आऊँगा कि हर जो बच्चा है ना, जब वो 20 साल से ऊपर गुजारता है, वो एक किस्म के फियर का शिकार हो जाता है। जहाँ पे लोग बच्चे को ग्रूमिंग करनी चाहिए, वहाँ पे वो फियर का वो फियर उस पर गालिब आ जाता है, डिप्रेशन गालिब आ जाता है, म्यूजिक गालिब आ जाती है। जब वो इधर देखता है कि यार ये भी बंदा वेला है, ये भी वेला है, तो मुझे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस ऐसे माशरे में कोई बड़ी इन्वेंशन, कोई काम तो नहीं नजर आता। ये आप वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों आपको ये इन्वेंशन नजर आती हैं, कोई नई नई इजाजत नजर आती हैं? उसकी बड़ी वजह ये है कि जो उसका बच्चा है उसको पता है कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे ये सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें होता है कि यार हमें जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब ढूंढो सबसे पहले। बिल्कुल। और उसकी वजह से, उसके फियर की वजह से इतना गालिब होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हम किसी वेस्टर्न स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर पाते। अच्छा बिलाल भाई, ये तो थी हमारी जनरल गुफ्तगू, लेकिन मैं आता हूँ फिर आपके टॉपिक पे कि आजकल माशाल्लाह आपने पहले कॉलम लिखा करते थे। कल आपकी एक वीडियो का लिंक मुझे मिला, जब मैंने उसको ओपन किया तो उस पर मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कुछ सोचा कि यार ये बिलाल को ना ये बातें बतानी भी चाहिए कि यार इस अंदाज से भी कुछ होना चाहिए। तो बिलाल भाई ये बताइएगा कि ये वीडियोस का, व्लॉग का ख्याल कैसे है कि आप मुझे इस तरफ भी जाना चाहिए? मैं पहले आप कॉलम लिख रहे थे, बहुत अच्छे लिख रहे थे, तो इस अंदाज से अगला स्टेप लेने का ख्याल कैसे है कि मुझे कुछ और आगे भी बढ़ना चाहिए? अच्छा, दरअसल ये आपकी बात ठीक है कि मैंने जो अपना एक जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट किया वो कॉलम लिखने से किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी है। क्योंकि सही बात बताऊं, मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ है। रीडिंग का मतलब किताबें पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ कि मैं 3 से 4 उर्दू के न्यूज़पेपर डेली पढ़ने होते हैं, और 1-2 इंग्लिश के। डाउन तो मैंने लाजमी पढ़ना होता है। तो उसको देख वो स्पेशली मेरा एक कॉलम लगा रहा है जवेद चौधरी साहब, उससे तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। यकीन जाने मुझे उसका कॉलम पढ़ते हुए कोई 4 साल हो गए। उसका रंग भी नजर आता है ना आपके कॉलम, और वो 4 साल में उसका कॉलम पढ़ के मुझे कॉलम लिखना आ गया कि मैं इतने दिल से उसके पढ़ता हूँ। क्या बात है। वो मुझे आसपास कुछ नहीं नजर आता कि यार मैं कुछ हो रहा है इधर या नहीं हो रहा। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, मैं उसके कॉलम में इतना खो जाता था कि मुझे कॉलम लिखना आ गया। कि मैंने इतनी दिलजोई से उसका कॉलम पढ़ा। और ऐसा सच कहेंगे ना कि मैंने कहीं से सीखा कॉलम लिखना, कहीं से हो कैसे लिखना चाहिए, किसी से नहीं पूछा। मैंने उसको इतना पढ़ा हुआ था कि मैंने क्या
पेंसिल बकरी या काफी बकरी मैं लिख लिया। हम कह सकते हैं कि जावेद चौधरी आपके उस्ताद हैं, ये कहा। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हालांकि जावेद चौधरी साहब तो तगड़े आदमी हैं, उनको कहाँ पता होगा मतलब बिलाल साहब कौन है, लेकिन मैं उनको उस्ताद वाकई मानता हूँ कि मैंने उनसे सीखा है। बिल्कुल सीखा है आपने, मानना और पड़ेगा। और उम्मीद है कि मैं आगे भी सीखता रहूँगा। और इवन कि मेरी ये लगन है कि यार मैं ऐसे नामों से सीखूं हम्म। कि ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह शायद कोई ऐसा मौका आएगा कि शायद मुझसे भी कोई सीखे। और बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं और इस तरह का सीखूं कि कल को मुझे भी किसी अपने अच्छा दोस्त बिलाल की- भाई, आपने ना वो उस पे जो अभी आपने वीडियो बनाई है उसमें दो, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक अभी आपको मिल जाएगा, उसको आप ओपन करके बिलाल की वो वीडियो भी देखिए और उस पर अपनी राय का इजहार भी कीजिए कि बिलाल ने वो कैसा बोला है और क्या इसने कहाँ पे कोई मिस्टेक की है तो इसको बताएं, ताकि आप बताते जाएंगे, निशानदेही करते जाएंगे तो इसको आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हौसला अफजाई होती है, इनके लिए बोलना है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, उसमें आपने दो मौजूद रखे, एक वकला जी। और एक फौज। जी। फौज में आपने जनरल मुशर्रफ मेरे वो हीरो रहे हैं, अच्छा। लेकिन आपके अल्फाज से लग रहा है कि वो आप उनको पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह आपने ये बताई कि वो लाल मस्जिद का वाक़या और इफ्तिखार चौधरी का जो मामला था। आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी उस दौर में बड़े सो मोटो एक्शन लिया करते थे। आप तो शायद उस वक्त काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन हमने वो सारा देखा हुआ है। हाँ, बात बात पे सो मोटो, बात बात पे सो मोटो। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर ये तौहीन अदालत हो तो भाई मैं माजरत चाहूँगा इस बात से पहले ही कि अगर खाना टाइम पे नहीं मिला तो उस पर भी सो मोटो। इस तरह इतने वो होते थे सो मोटो। लेकिन बाद में पता चला था कि जनाब वो एक कह लें कि खिचड़ी पकी हुआ करती थी कि जिस पर जो वो जनाब सो मोटो होते थे, फिर वो उधर से उनके साहबजादे भी कुछ इन्वॉल्व होते थे। ये बाद में बातें सामने आती नहीं थी। तो मुशर्रफ मैं समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, बड़ों से सुना कि अयूब खान का दौर था, जब से मैंने होश संभाला आज तक मैंने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ का दौर जो था वो सुनहरी दौर था पाकिस्तान में। लेकिन आपकी नज़र में वो सच वैसे नहीं है जिस तरह कि आपके माइंड में पेंट है। अच्छा मैं चाहूँगा कि आपको ये अछूता ख्याल कैसे है कि मुझे दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। लाल मस्जिद का आपने तज़किरा किया, तो वहाँ पर मेरे पास ये मौक़िफ़ है कि लाल मस्जिद बेशक वो जनाब शरीयत की बातें करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीयत ये नहीं कहती कि आप डंडे पकड़ के चौकों में खड़े हो जाएं और खतून गाड़ी चला रही है तो उसको जनाब डंडा दिखाएं, खबरदार की गाड़ी चलाई तो मसाज सेंटर जाके तोड़ना शुरू कर दें। ये गैर इस्लामी है। आपको किसने इख्तियार दिया है भाई? अगर आपको ये इख्तियार है तो अब जनाब अल्लाह ना करे कि बाहर कोई बंदा जनाब आपका मुखालिफ है, आपको उसको पकड़े कत्ल कर दें, बाद में आप क्या कहेंगे? ये जी गुस्ताख रसूल था जो आजकल हमारे चल भी रहा है। ये गुस्ताख रसूल था, मैंने इसलिए इसको कत्ल कर दिया। कानून तो हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। दीन ये कहता है, शरीयत ये कहती है अगर उसने जुर्म किया तो उसको पकड़ो और अदालत में पेश कर दो। कल क़यामत के दिन आपको इस बात से नहीं पूछा जाएगा अगर उसको अदालत बरी भी कर देती है तो अदालत जवाब देगी, क़यामत के दिन आप जवाब देनी होगी। तो लाल मस्जिद वालों को ये किसी ने नहीं दिया था इख्तियार कि आप जनाब चौकों में खड़े हो जाएं, मसाज सेंटरों पर हमले कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, मुल्क को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। तो फिर ये नहीं था। बलोचिस्तान का आपने हवाला दिया कि वहाँ पर वो बलोचिस्तान में भी हालात बन गए थे, तो रियासत के अंदर रियासत बन रही थी वहाँ पर। तो ये चले, ये एक अलग मौजू है। जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी मैंने क्लियर किया कि जो मेरे जज्बात थे। आपको ये छोटा सा ख्याल कैसे है कि मुझे इस बात पे बोलना चाहिए? अच्छा, दरअसल मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे जनरल मुशर्रफ से नहीं इतराज़ या अयूब खान से इतराज़ नहीं, सियालों से इतराज़ नहीं, मुझे डिक्टेटर की मेंटालिटीज़ पे इतराज़। जो चोर दरवाजे से जब कोई ताकत पे आता है जनरल स्पेशली, उसकी जो पीछे एक एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी रिहर्सल होती है, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसमें शामिल होता है यस सर और नो सर। मुझे ना कोई लाल मस्जिद वालों से हमदर्दी है, ना चोरी इफ्तिखार से हमदर्दी है, क्योंकि मुझे ये इस चीज़ की तो पाकिस्तान की रियलिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी बाउंड्रीज में काम नहीं कर रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइंड की है। रियलिटी हर बंदा दूसरे धारक को कह लें कि बाईपास कर रहा है, उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। लेकिन मुझे एक डिक्टेटर की मेंटालिटी पे है कि यार वो एक जो इशू है ना, वो सुनना चाहता है यस और नो। अगर लाल मस्जिद वालों ने नो कहा है, इनको दबा दो, वाई, उनकी लिबरेशन कर दो, उनको मारना शुरू कर दो। इस तरह तो ये एक जितना आप दबाएंगे वो तो लावा ज़्यादा बनेगा। मैं कहता हूँ अकबर बुट्टी देख लें,
आप देखें कि 2006 से पहले बलूचिस्तान में कैसी दहशतगर्दी थी और आज कैसी है। पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसके बॉर्डर एरिया तक में दूर थी, आज उसकी पूरी मिडिल क्लास पाकिस्तानी खुद को खिलवाने पे बुरा महसूस करती है कि हम पाकिस्तानी आए नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं दी उनको बात करने की। उनको तो कहा नो चलो दबा दो इनको, अब अकबर बुट्टी है मार दो इसे। यार अगर उसने कोई आप कह लें कि स्टेट के खिलाफ खड़ा हुआ है तो स्टेट पकड़े उसे, ट्रायल करे, उसका ट्रायल करना चाहिए। हर बंदे का हक है, स्टेट का हक है। उसी तरह हर बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 10 में कि उसकी इंडिविजुअल को आज़ादी है अपनी राइट्स की। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है तो उसको पूरा लॉ है उसको उसके अंदर लेके आए। और इस तरह जब आप कह लें कि इफ्तिकार चौधरी साहब सुमोल्ड की बात कर रहे हैं, इफ्तिकार चौधरी पैदावार ही मुशर्रफ की थी। हमेशा ये देख लें, ये जो डिक्टेटर होते हैं पहले कभी किसी न किसी सियासतदान को लेके आते हैं, बाद में उनको पसंद ही नहीं आता। जिस तरह काफली कह लें, कोई हजारों एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, कोई सियासतदान उनके बगैर तो नहीं आया। यार तुम लेके तुम अगर मुशर्रफ के दौर की बात की जाए तो हाँ, मुशर्रफ में काबली देख लें, किंग पॉलिटिक्स को कहा जाता था। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इतराज़ है डिक्टेटर की मेंटालिटी से, यस नो की। वो जब इमरान खान हर चीज़ पे यस के एक बात उसने नो कह दी है तो इमरान खान रिजेक्ट हो गया। नवाज शरीफ ने सारी बातें मानी है, एक बात उसने नो की है वो रिजेक्ट हो गया। उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। अच्छा ये तो थी एक बातें चले, टच था थोड़ा बात। फिर मैं आपकी शख्सियत पे आऊँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे चलकर क्या करने का इरादा है आपका? सर फिलहाल तो इस्लामाबाद में एक कॉम्पिटिटिव निज़ाम है पाकिस्तान का, आप कह लें कि डिस्टिंग्विश्ड मसलन के मुमताज़, जिसको CSS का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मास्टर्स के बाद। और साथ में एक छोटा सा शौक़ भी अपना है, उसको बढ़ावा दे रहा हूँ पॉलिटिक्स पे भी लोग करने का, कि जो पता है, जो सीख रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो मेरा अपना तजिया बन रहा है, उसके बारे में भी लोगों को बताऊँ। लोग हाँ बता रहा हूँ तो शायद कोई ऐसा बंदा भी आए जो मुझे पॉजिटिव तरीके से बताए कि नहीं ऐसे है, मुझे सिखाए। यही नहीं है कि मैं लोगों को बता रहा हूँ, बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वो खुद सीखने के लिए कर रहा हूँ। कि अगर कोई मेरे पास इवन के बड़े दोस्त सिखाते भी हैं जो इन चीज़ों के इल्म रखते हैं, वो बताते भी कि नहीं बेटा ऐसे है, नहीं ऐसे है। कई टीचर्स भी ऐसे हैं, कोई मास्टर्स के टीचर्स भी ऐसे थे जिन्होंने बड़ा अपने शफकत का हाथ रखा। इस्लामाबाद में बहुत से टीचर ऐसे मिले हैं, बहुत से दोस्त ऐसे मिले हैं जो मुझसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक है, मुझसे भी ज़्यादा पैशनेट है, मुझसे भी ज़्यादा आप कह लें इस चीज़ पे मोटिवेटेड है कि हमने कुछ करना है। और मैं बेसिकली उस कम्युनिटी में रह रहा हूँ जो कुछ करना चाह रही है, और मुझे जो पुश मिल रहा है मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। यकीन जाने कि कम से कम हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। हर बंदा, जहाँ पे मैं इस वक्त इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, वो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जैसे कोई ख्वाब लेके गए हुए हैं, और हर बंदा उस ख्वाबों के पीछे दौड़ लगा रहा है। अच्छा, और मैं भी लगा रहा हूँ दौड़। अच्छा, एक तो दौड़ होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, डिसाइडेड टारगेट जो डिसाइड किए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। एक टारगेट है कि मुझे ये करना है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, ऐसे ही है आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए। सिर्फ खानदान के लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए भी कुछ कि यार चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट छोड़ूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इतना तो कंट्रीब्यूट करूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मुझे अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। स्पेशली मुझे ये बड़ा दुख होता है कि यार मैंने जिस बंदे से मर्जी से पूछ लेना, वो कहेगा कि यार पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है, इस तो चंगा अंग्रेज़ों की गुलामी चंगी सी है। यार पाकिस्तान ने तुमको आज़ादी दी है बोलने की, सोचने की, लिखने की, सियासतदानों को गालियाँ देने की आज़ादी दी है। हाँ, तुमने पाकिस्तान को क्या दिया? तुमने क्या दिया? बिल्कुल। तुमने गंद फैलाने के अलावा क्या दिया? बिल्कुल। तुमने इसमें दूध में पानी मिलाने के अलावा क्या किया? साइकिल के 2 पंचर लगाने के बजाय क्या किया? बिल्कुल ठीक है, आप देख लें कि हम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि कोई भी मुल्क है ना, अगर अमेरिका है या डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको उनके रहने वालों ने सजाया हुआ, उनको साफ सुथरा रखा हुआ है, उन्होंने वहाँ पे इदारे कायम किए हुए हैं, वो काम करती हैं। यहाँ पे आप कह लें कि बहुत से मसाइल हैं और वो सारे हमारे पैदा करते हैं। वो कोई बिलाल ने पैदा किया है, कोई ईसान भाई ने किया है, कोई किसी ने किया है, कोई किसी ने किया। डालना हमने पाकिस्तान का, और पाकिस्तान तो सोने की चिड़िया है, खुदा की कसम। मैं यहाँ तक कहने कभी कभी जब पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूँ ना कि पाकिस्तान क्या है, तो मुझे आता है कि यार दुनिया में कोई बंदे को कहा जाए ना कि तुम एक ये
खत खींच लो नक्शे पे और ज़मीन तुम्हें चाहिए, मैं ये किताब तुम्हें दे देता हूँ, तो वो कहेगा कि पाकिस्तान जैसा किताब हो जहाँ पे वाह 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 वाह। चार मौसम भी हो, जहाँ पे पहाड़ी इलाका भी हो, जहाँ पे रेगिस्तान भी हो, जहाँ पे साहिली पट्टी भी हो, जहाँ समुंदर भी हो, जहाँ समुंदर भी हो, जहाँ पे पेट्रोल भी हो, गैस भी हो, जहाँ पे गन्ना भी हो, चीनी भी हो, चावल भी हो, दालें भी हो, हर चीज़ है, हर चीज़। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बात है ये, हर चीज़ है इस मुल्क में, क्या किस चीज़ का नाम ले जो दुनिया डिमांड करती है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, माद नहीं आता है, किस चीज़ का नाम ले। मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे बड़ी बात ये तो देखें, आप सर्दी में रहना चाहते हैं पूरे साल में सर्दी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। आप गर्मी में रहना चाहते हैं पूरा साल गर्मी में भी रह सकते हैं, आपको फल ऐसे ऐसे मिलेंगे। बस मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया, नहीं इंसाफ नहीं किया, सही बात। किसी लीडरशिप ने इंसाफ नहीं किया। मैं ये कहूँगा कि ये फलाने ने कर दी, किसी ने नहीं इंसाफ नहीं किया। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा लीडर पैदा करे जो इस मुल्क के साथ इंसाफ करे, फिर मुल्क बढ़ेगा। और मैं ये चैलेंज करता हूँ 10 साल में बढ़ेगा, किसी भी बुरे हालत में चले जाए, ये बैंकरप्ट हो जाए, ये किसी भी डाउनफॉल पे चले जाए, सिर्फ एक मुखलस लीडर मिले, 10 साल मिले, वो अवाम को भी सीधा करेगा, वो मुल्क को भी सीधा करेगा, क्योंकि अवाम का मिजाज स्टेट बनाती है। आप और मैं करप्ट है ना, इवन के इसमें 99 ही 100% स्टेट का रोल है अगर पब्लिक करप्ट है, क्योंकि ऊपर सियासतदान करप्ट है, उसने मिजाज ही बना दिया, मिजाज ये सब बना दिया है। आप देख लेंगे, आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगा दें और उस पर सजा भी रख दें तगड़ी, लोगों का मिजाज बदल जाएगा। लोगों को पता होगा कि यार मुझे इस पे ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ेगी, या माशरे में मुझे बेइज्जती फील करनी पड़ेगी, आप कभी नहीं वो काम करेंगे। बेशक बेशक। आप जस्ट लाइक आप देखेंगे ये शादी ब्याह का सिस्टम है कि वन डिश होनी चाहिए, ये पाकिस्तान में कभी इससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा, आप एक बड़ा बंदा हो ना, कि बड़ा बंदा हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राना सुना वाला हो, कोई ऐसी बड़ी शख्सियत हो, उसकी शादी हो, वो वन डिश ना पकाए, ठीक है, उसे सजा दें जो कानून है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोई 2 डिश नहीं पकाया सर, मैं क्योंकि लोग इसलिए कहते हैं यार राना सुना वाला पका सकते तो मैं नहीं पका सकता, फिर वायलेशन स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से फिर हिरार के नीचे तक आती है, फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इंतजामी होती है, उसका बाजार भी ढीला हो जाता है, यार ये भी बता रहा है। हाँ जी। तो उसके फिर स्पिरिट नहीं होता, सब फिर सामने खड़े वाले हो जाते हैं ना। हाँ, जब जीरो टॉलरेंस होगी ना लॉ पे, गरीब के लिए अमीर के लिए एक जैसा कानून होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तो यकीन जाने ऐसे मिजाज बनेगा। एक बंदे को आप रुस्वा करें, आप तगड़े बंदे को सारी दुनिया के सामने देखें हम कि कैसे नहीं पब्लिक मजाज बनता उस कानून मानने का। मजाज स्टेट बनाती है और हमारी स्टेट हमेशा करप्ट रही है, तो उसने हमारी अवाम के मिजाज भी करप्ट कर दिए। अच्छा बिलाल भाई, बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। हमारे जो देखने वाले हैं इनके लिए आप क्या पैगाम छोड़ेंगे? जिस तरह आप माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, इनके लिए पैगाम छोड़ें कि ये पढ़ाई के मैदान में जाएँ तो जनाब, या कोई फील्ड अपनाएं तो किस अंदाज से इनको लेना चाहिए और कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, ज़रा ये इस बारे। अच्छा, मेरा 2 प्रोफेशन को, या आप कह लें कि 2 जो हमारे माशी तबके हैं उनके लिए होगा, एक तो तालिब इल्म और एक उस्ताद। और सबसे पहले तो उस्ताद के लिए मैं रूमी साहब की एग्जांपल दूंगा। मौलाना रूमी साहब से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, वो बड़े इंसान थे। आप उसके बड़े इंसान होने की वजह ये थी कि उनके जो शागिर्द थे ना, जो काबिल थे उन पे फोकस कम देते थे, जो काबिल नहीं थे उन पे फोकस ज़्यादा, उनकी माली मदद भी करते थे। काबिल बंदा तो ठीक है, अल्लाह ताला किसी पे इनायत भी कर देता है, कोई मेहनती भी होता है, लेकिन जो किसी चीज़ को सोना बनाना वो कंसीडर किया जाता है, कोई पित्तल हो, कोई चांदी हो, उसको कूट के सोना बनाया जाए। मौलाना रूमी ने पित्तल को सोना बनाते थे। मेरे उस्तादों को है कि यार जितना आप को लाइक स्टूडेंट पे देते ना, कि फोकस करते हैं कि ये तो ब्राइट बच्चा है, इसको आगे लेके जाते हैं, यार तुम नलायक को फोकस करो, उसको कम से कम इतना तो बना दो कि वो उसका आधे तक तो आ जाए। हम उस्ताद क्या करते हैं आजकल, मैं इस चीज़ का खुद शिकार हुआ हूँ, शायद कि मैं नलायक स्टूडेंट था, तो उस्ताद जो नलायक स्टूडेंट था उसको ध्यान नहीं देता, जो लायक होता है उनको ज़्यादा फोकस करता है कि अच्छे मार्क्स लेगा, अच्छे लेगा और फिर ये मेरा नाम बनाएगा कि टीचर फलाना फलाना। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें अपनी स्टडी के लिए, उससे एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि यार मेरा इसके साथ मजाज भी मिलता है, क्या मैं इस पे
मेरा दिल करता है कि मैं इसकी जब इस सब्जेक्ट की किताब खोलूँ उसकी बंद करने को दिल तो नहीं करता? क्या मेरा दिल उस किताब में लगता है? आपको वही चूज़ करना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे उसकी अहमियत हो ना हो। आप जिसको चूज़ करें, यकीन जाने अगर आप उसमें काबिल बनते हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, चाहे वो जो सा भी सब्जेक्ट हो। अगर वो साइंस है ना, आपने देखा देखी पढ़ ली है, तो आप उसमें, मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ना कर पा रहे, तो साइंस का क्या फ़ायदा? आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका दिल लगे पढ़ने को, जिसकी किताब को, उसको डिस्कवर करें और देख सोच के अपनी स्टडी को प्लान करें। और हमारे मोस्टली आपको पता है कि वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो गाइड कर सकें। हम देखा देखी बच्चे चूज़ करते हैं। थोड़ा सा सोचें और अपने हिसाब के मुताबिक अपना सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट करें, चाहे वो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, और उसमें दिन रात मेहनत करें, उसमें अपना लोहा मनवाएं, तो उसमें आपको कोई नहीं चैलेंज कर सकता। शुक्रिया। मैं इसके साथ ही आपने तो दो लोगों को मुखातब किया, उस्ताद और तालिब इल्म। मैं मुखातब करना चाहूँगा वालिदैन को भी, कि वालिदैन के लिए जिस तरह बिलाल ने अपनी गुफ्तगू में 2 बार ये बताया कि अक्सर वालिदैन पढ़े नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि वालिदैन की एक बच्चे पर प्रेशर होता है कि हमें आपको डॉक्टर बनाना है। बच्चा डॉक्टर बनने के काबिल बिल्कुल नहीं सही कह होता, रहे हैं आप। बच्चे का माइंड डॉक्टर बनने की तरफ नहीं होता, बच्चा फौजी बनना चाह रहा होता है। आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि हम आपको फौजी बनाएंगे, जबकि बच्चा सिविल इंजीनियर बनना चाह रहा है। आप उसको फोर्स किए जा रहे हैं हमने फौजी ही बनाना है, तो ना वो फौजी बन पाएगा, ना वो सिविल इंजीनियर बन पाएगा। अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो ना वो डॉक्टर बन पाएगा, ना वो फौजी बन पाएगा कि जिसका वो खुद शौक रखता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे को वो फील्ड चूज़ करने दें जिसमें वो महारत दिलचस्पी लेता है, और जब दिलचस्पी लेगा तो वो महारत हासिल कर ही लेगा। तो उस बच्चे को आगे बढ़ने में हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई की मिसाल मैं यूँ दूंगा कि एक साइंसदान के हालात में पढ़ रहा था, तो उसके लिखा था कि वो जब छोटा था तो स्कूल से उसको निकाल दिया गया। जब निकाला गया तो उसकी पर्ची पे लिख कर भेजा गया कि आपका बच्चा नालायक स्टूडेंट है। वो आप वाली बात ना, नालायक स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है, तवज्जो नहीं दी जाती। तो लिखा था कि आपका बच्चा नालायक स्टूडेंट है, आपके बच्चे की वजह से हमारे दूसरे बच्चों पर असर पड़ सकता है, इसलिए हम आपको बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते। तो वो पर्ची दी और कहा कि बेटा ये अपनी अम्मी जान को दे देना। उसके वालिद नहीं थे, उसकी अम्मी थी। तो जाके उसने अपनी अम्मी को जब वो पर्ची दी तो उसकी अम्मी ने पर्ची देखी, तो वो साइंसदान खुद लिखता है, कहता मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या लिखा है? तो अम्मी ने कहा कि बेटा इस पे लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़हीन है, बहुत लायक है, और हमारा जो स्कूल है वो इस काबिल नहीं है कि आपके बच्चे को यहाँ पे रखा जाए, लिहाजा इसको आप घर में रख कर तालीम दिलवाएं, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर वो कहता कि मेरी माँ ने मुझ पर मेहनत की, मुझे तालीम हासिल की, मैंने अपनी माँ से फिर आगे बड़ा चलकर फिर मैंने बड़े स्कूलों में दाखिला। बच्चे भी अल्फाज कितने गहरा असर रखते हैं, अल्फाज कितना गहरा असर रखते हैं बच्चे पे, बच्चे की मेंटालिटी पे। वहाँ पर की मालदारों से बता देती वो बच्चा चाहे कभी कुछ ना कर पाता, कुछ भी ना कर पाता, लेकिन माँ ने उस वक्त अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और फिर वो वक्त आया कि जब वो एक बहुत बड़ा साइंसदान बना। ये मुझे जहन से नाम स्लिप हो गया, अगर नाज़रीन में से किसी को याद हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि वो साइंसदान का नाम क्या था। इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को क़यामत की सुबह होने तक कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी बल्कि दिन 25वीं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान की निस्बत से 25वीं और अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब की निस्बत से 26वीं, अल्लाह मेरे मुल्क को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपने आज नमाज पढ़ी है तो आपको मुबारक, नहीं पढ़ी तो आप नमाज की तरफ तवज्जो करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अल्लाह हम सबको नमाजी रखे, नमाजी ही मारे, और क़यामत के दिन जब उठें तो नमाजियों की कतार में अल्लाह ताला हमें खड़ा करे। मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे मुल्क को बेहतर से बेहतर उरूज अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।